नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल रेलवे डिजिटल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे की सभी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस की तैयारी कराई जाती है। आइए आज हम लोग विद्युत लोकोमोटिव WAG5, WAM4, WAP1 और WAP4 और WAG7 इन सब के बारे में यानी कन्वेंशनल लोकोमोटिव के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जो भी दोस्त लोग जूनियर इंजीनियर TRS या फिर असिस्टेंट लोको पायलट या फिर चीफ लोकोमोटिव इंस्पेक्टर या फिर इंस्ट्रक्टर ये सब की तैयारी यानी कि लोकोमोटिव बेस्ड की डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। शुरू से लास्ट तक वीडियो देखना ना भूलें और वीडियो के लास्ट में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग ऑक्सिलरी पावर सर्किट और भी उपकरण हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सिलरी पावर सर्किट। विद्युत लोकों के उपकरणों जैसे मेन ट्रांसफार्मर हो गया, RSI ब्लॉक या फिर SL आदि के सुचारू रूप से कार्य करते रहने के लिए इन्हें ठंडा करने का भी प्रबंध किया गया है, जिसके लिए पंप यानी तेल घुमाने के लिए, तेल को जो है ना घुमाने के लिए और ब्लोअर भी लगाए हैं। तो पंप और ब्लोअर भी लगाया गया है। पंप लगाया जाता है तेल को घुमाने के लिए। यह ब्लोअर जो है ऑक्सिलरी मोटर से चलाते हैं। यानी कि ये आर्नो के बारे में बता रहा है कि विद्युत लोकों को करने जैसे मेन ट्रांसफार्मर हो गए, RSI ब्लॉक हो गए, SL हो गए, ये सब को बिल्कुल सही तरह से चलाने के लिए, कार्य करते रहने के लिए इसको ठंडा करने का भी मैनेजमेंट किया गया है, जिसके लिए पंप और ब्लोअर लगाया गया है। पंप होता है जो तेल को घुमाने के लिए होता है और ब्लोअर जो होता है ठंडा करने के लिए। पंप और ब्लोअर दोनों लगाए जो ठंडा करने के लिए यूज में होता है। यह ब्लोअर ऑक्सिलरी मोटर से चलते हैं। देखिए दोस्तों, TFA यह स्टेप डाउन ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है जो A0 A1 बुशिंग के बीच लगा हुआ है। अगर क्वेश्चन आता है कि TFA क्या है, तो TFA जो है स्टेप डाउन ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है जो A0 और A1 बुशिंग के बीच लगा हुआ है। इसका लोकेशन A0 A1 है। इसे मेन ट्रांसफार्मर से द्वारा बिजली मिलती है। मेन ट्रांसफार्मर के द्वारा बिजली मिलती है, करंट मिलती है। रिले Q30 और UA1 UA2 इसी ट्रांसफार्मर के साथ पैरेलल जोड़ में लगे हुए हैं। यह आर्नो को 380/415 वोल्ट सिंगल फेज AC सप्लाई देता है। आइए दोस्तों, आर्नो क्या है। आर्नो जो है ये सिंगल फेज AC मोटर और 3 फेज अल्टरनेटर की मिली जुली असेंबली है। यह सिंगल फेज AC बिजली को 3 फेज AC बिजली में बदलकर लोकों में सभी ऑक्सिलरी मोटरों को 3 फेज AC करंट देता है, जिससे ऑक्सिलरी मोटरें काम करती हैं। आर्नो का काम है कि सिंगल फेज AC को 3 फेज में चेंज करके लोगों के सभी ऑक्सिलरी मोटरों को देना, इसका काम है। अब देखते हैं दोस्तों आर्नो की सुरक्षा। C118 बंद होकर R118 को सर्किट में लेकर पहले से ही स्टार्टिंग फेज देने के लिए तैयार है। इस बात की पुष्टि के लिए C118 का अंडर इंटरलॉक MTDJ की ब्रांच पर लगाया गया है, ताकि C118 के बंद न होने की दशा में DJ क्लोज न हो। उसके बाद है आर्नो का स्टार्टिंग फेज सही समय से काटने के लिए DJ कंट्रोल सर्किट में C118 की ब्रांच पर रिले QCVR का अपर इंटरलॉक तथा रिले Q45 का अंडर इंटरलॉक लगाया गया है। दोस्तों QCVR क्या है, तो QCVR DC है, AC नहीं है। थर्ड नंबर में है नो टेंशन से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए रिले Q30 लगाई गई है। क्वेश्चन आता है कि रिले Q30 क्यों लगाया गया है, तो नो टेंशन से जो नुकसान होता है उसे बचाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर, अर्थ फॉल्ट से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए रिले QOA और कुछ लोगों में ओवर करंट से बचाने के लिए QLA लगाई गई है। क्वेश्चन आता है हमारे पास QOA का यूज क्यों होता है, कहाँ होता है और क्यों लगाया गया है। तो QOA रिले को
अर्थ फॉल्ट से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए इसको लगाया गया है। और क्यूएलए क्या है, तो क्यूएलए ओवर करंट से बचाने के लिए रिले लगाया गया है। फिफ्थ में देखते हैं दोस्तों, ओवरलोड से बचाने के लिए ऑक्सिलरी मोटरों को 4 चरणों में चलाया गया है। ऑक्सिलरी मोटरों को 4 चरणों में चलाया गया है ओवरलोड से बचाने के लिए। अब देखते हैं हॉर्स पावर्स ऑफ 3 फेज ऑक्सिलरी इंडक्शन मोटर्स। एमपीएच का एमपीएच जो है कितने हॉर्स पावर का होता है, 4 एचपी का होता है। एमवीएसएल 1 to 3 एचपी का होता है। एमवीएसआई 1 to 3 एचपी का होता है। एमवीआरएच जो है 30 एचपी का होता है। एमवीएमटी 1 to 35 यानी 35 एचपी का होता है। एमसीपी 1 to 3 यानी 3 कंप्रेसर जो है 14.5 यानी 14.5 एचपी 14.5 एचपी का होता है और 27 एचपी का भी होता है। तो ये सभी मोटरों के हॉर्स पावर है। एक हॉर्स पावर बराबर 720 किलोवाट होता है। सॉरी दोस्तों, 1 एचपी इक्वल टू होता है 746 वाट। अब देखते हैं ऑक्सिलरी पावर सर्किट। ऑक्सिलरी पावर सर्किट ऑक्सिलरी मोटरों का चार्ट एवं उसमें खराबी आने पे आइसोलेट करना और उनकी सावधानियाँ। सबसे पहले देखेंगे ऑक्सिलरी मोटर यानी MVSI-1। ये ब्लोअर पंप का नाम दिया हुआ है, ये है कॉन्ट्रैक्टर और ये रिले, ये स्विच है, ये काम क्या है और आइसोलेट करना उसकी सावधानियाँ क्या क्या है। तो अब देख लेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे इसकी ऑक्सिलरी मोटर MVSI-1, इसके ब्लोअर पंप है VSI-1। कॉन्ट्रैक्टर, तो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, आर्नो के साथ सीधे चलती है। कौन, MVSI 1 और 2 जो है, MVSI 1 का ब्लोअर पंप VSI-1 है, MVSI 2 का ब्लोअर पंप VSI-2 है। MVSI 1, 2 दोनों जो हैं कॉन्ट्रैक्टर इसमें नहीं है, ये सीधे आर्नो के साथ चलती है, 1 और 2 दोनों। इनके रिले का नाम है QVSI। MVSI 1, 2 दोनों का रिले है QVSI 1, 2। इसके स्विच है HVSI 1 और 2 यानी MVSI, QVSI, HVSI। HVSI स्विच का नाम है, QVSI रिले का नाम है और VSI ब्लोअर का नाम है। ये चलता कैसे है, तो आर्नो के साथ सीधा रनिंग करता है। अब देख लेते हैं MVSI का वर्क क्या है, काम क्या है। ये RSI ब्लॉक 1 को ठंडा करता है। MVSI 1 जो है RSI 1 ब्लॉक को ठंडा करता है। MVSI 2 जो है RSI ब्लॉक 2 को ठंडा करता है। MVSI 1 क्या करता है, आइसोलेट अगर करते हैं तो क्या होता है, HVSI को 1 को 0 पर करेंगे तब ये आइसोलेट होगा, तथा साथ में HVSL 1 एंड HVMT 1 को 0 पर करें, दूसरे ब्लॉक से साफ करें तथा TLC से बात करें, यानी सेक्शन क्लियर करें बता रहे हैं। फिर HVSI 2 को 0 पर करें तो साथ में HVSL 2 HVMT 2 को 0 पर करें, पहले ब्लॉक से सेक्शन साफ करें तथा TLC से बात करें। यानी आइसोलेट हो गया है तो उसकी सावधानियाँ क्या क्या हैं, ये सब इसमें बता रहा है। अब आइए देखते हैं MVSL 1 का जो ये पंप है VSL 1, इससे कंट्रैक्टर इसमें भी नहीं है, ये भी आर्नो के साथ सीधे चलती है। MVSL 1, 2 MVSI 1, 2 ये सीधे आर्नो के साथ चलते हैं। MVSL 1 का रिले है QVSL 1, इसकी स्विच HVSL 1 और इसका काम है SL को ठंडा करता है। MVSL काम है SL को ठंडा करना। HVSL 1 को 0 पर करें तथा साथ में HVSI 1 को 0 पर करके ब्लॉक 1 को आइसोलेट करें, साथ में HVMT 1 को 0 पर करें, दूसरे ब्लॉक से सेक्शन साफ करें तो TLC से बात करें, यानी आइसोलेट हो गया। इसका मतलब क्या है, तो फिर ये बताना, इसके सारे कारण इसे बता रहे हैं। अब देखेंगे दोस्तों MVSL 2, तो MVSL 2 बता दिया था। MVSL 1, 2 ये MVSI, अगर MVSI 1 है तो इसके रिले का नाम VSI 1 है।
MVSI2 है तो इसके रिले का नाम VSI2 है। अब MVSL1 है तो VSL1 का है, MVSL2 है तो VSL2 इसके रिले का नाम है। अब इसमें देखते हैं क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्टर है कि नहीं। तो कॉन्ट्रैक्टर इसमें जो है इसमें भी नहीं है, ये भी आर्नो के साथ सीधे चलता है, यानी कि MVSI1, MVSI2, MVSL1, MVSL2 और MPH ये सभी इसमें कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, ये सीधे आर्नो के साथ रनिंग करती है। इसमें हम देखते हैं स्विच कौन सा है, तो स्विच जो है HVSL2 है। SL1 को ठंडा करना ऐसा काम होता है, यानी कि MVSL2 ये SL1 गलत दिया, SL2 को ठंडा करना होता है, यानी कि SL1 SL1 को ठंडा करेगा, MVSL2 जो है SL2 को ठंडा करेगा। इसकी सावधानियाँ क्या है, HVSL2 को 0 पर करें तथा साथ में HVSI2 को 0 पर करके ब्लॉक 1 को आइसोलेट करें, साथ में HVMT2 को 0 पर करें, दूसरे ब्लॉक 6 से साफ करें, 30LC से बात करें। अब देखते हैं दोस्तों MPH का रिले कौन सा है, PH रिले का नाम है, कॉन्ट्रैक्टर वही बता दिया था आपको, सॉरी ये रिले का नाम नहीं है, ये है MPH में जो होता है इसमें इसका भी काम सेम ही होता है, यानी कि MPH के ब्लोअर पंप का नाम PH है। दोस्तों ये ध्यान रखें कि ब्लोअर पंप का नाम है और ये इसका MPH के ब्लोअर पंप का नाम PH है। इसका वर्क क्या है, वही आर्नो के साथ रनिंग करना। और इससे कॉन्ट्रैक्टर जो है QPH, रिले जो है HVS है, नहीं रिले जो है QPH और HPH मतलब HPH स्विच का नाम है। इसका वर्क है मेन ट्रांसफार्मर के तेल को घुमाना, यानी कि रोटेशन करना। मेन ट्रांसफार्मर के तेल को रोटेशन करना किसका काम है, तो MPH का काम है। अब इसके देखते हैं दोस्तों सावधानियाँ। HPH को 0 पर करें और शुरू में 600 एम्पियर तथा लगातार 400 एम्पियर करंट देकर ब्लॉक सेक्शन साफ करें, 30LC से बात करें। अब देखते हैं MCP1, MCP2। MCP1, MCP2 इसके जो है कॉन्ट्रैक्टर CP1, CP2 है, सॉरी पंप जो है CP1, CP2 है, और इसका जो कॉन्ट्रैक्टर जो है C101, C102 है। CP1 का C101 101 और CP2 का 102 है। अब इसके देखते हैं रिले कौन सी है, तो CP1 की रिले गवर्निंग है, गवर्निंग रिले, यही दोनों में ये गवर्निंग है और CP2 में रिले है। BLCP/BLCPD ऑन होना चाहिए। ये क्या काम करता है, तो MR में प्रेशर इकट्ठा करता है। दोनों CP काम है कि MR टैंक में प्रेशर इकट्ठा करना। अब देखते हैं, यानी कि MCP1, 2, 3 इन तीनों का काम है कि MR में प्रेशर दबाव वाली हवा भरना, MR में हवा प्रेशर इकट्ठा करना। CP1 का कॉन्ट्रैक्टर यानी कि पंप जो है कॉन्ट्रैक्टर जो है C101, CP2 का C102, CP3 का C103। गवर्निंग रिले RGCP, यानी कि गवर्निंग रिले RGCP। ये बोल रहा है BLCP/BLCPD ऑन होना चाहिए HCP आवश्यकता अनुसार। सावधानियाँ, BLCP को ओपन करके HCP पोजीशन बदलकर उस CP को आइसोलेट करें तथा संबंधित कॉन्ट्रैक्टर का खुला होना सुनिश्चित करें। आइए देख ले दोस्तों इन सब की मोटर का काम। जैसे MVRH है, इसका काम है मेन ट्रांसफार्मर के तेल को ठंडा करना। MVMT का काम है, MVMT1 अगर है तो TM1, 2, 3 को ठंडा करने के लिए है MVMT1। MVMT2 जो है TM4, 5, 6 को ठंडा करने के लिए है। MVMT1 चलाना है तो VLVMT ऑन होना चाहिए, VLVMT ऑन चाहिए HVMT1 और VLVMT ऑन होना चाहिए HVMT2। इन VMT1, VM2, T2 इस सब के पंप का नाम है, ये है कॉन्ट्रैक्टर का नाम है।
अब देखते हैं QoA रिले। QoA रिले क्या है? ऑक्सिलरी पावर सर्किट की अर्थ फॉल्ट रिले है। क्वेश्चन हमारे पास आता है कि ऑक्सिलरी पावर सर्किट की अर्थ फॉल्ट रिले कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा QoA। QoA जो है एक टारगेट वाली सुरक्षा रिले है। जब ऑक्सिलरी पावर सर्किट के साथ जुड़े हुए उपकरणों में अर्थ फॉल्ट होता है तब QoA रिले एनर्जाइज होकर डीजे को ट्रिप कर देती है। QoA काम है ये एक टारगेट वाली सुरक्षा रिले है। जब ऑक्सिलरी पावर सर्किट के साथ जो भी ज्वाइंट उपकरण है उसमें यदि कोई अर्थ फॉल्ट होता है तो QoA रिले एनर्जाइज हो जाता है और डीजे को ट्रिप कर देती है। QoA का टारगेट गिरने पर उचित दोष निवारण सावधानियां करने के बाद ही इसे रीसेट करना चाहिए, यानी फॉल्ट को ख़त्म करने के बाद ही इसको रीसेट करना चाहिए। इस रिले को काम से अलग करने के लिए यानी आइसोलेट करने के लिए HQoA पोजीशन 0 पर करें जो स्विच बोर्ड पे लगा हुआ है। अब देखते हैं QLA। QLA ऑक्सिलरी पावर सर्किट की ओवर करंट रिले है। दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास आता है कि इनमें से ऑक्सिलरी पावर सर्किट की ओवर करंट रिले कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा हमारे पास QLA। ऑक्सिलरी पावर सर्किट के उपकरणों की जांच करें, यदि सब ठीक है और कोई खराबी नहीं है तो एक बार रीसेट कर दें। यदि टारगेट दोबारा गिरता है तो रीसेट नहीं करें तथा खराब उपकरण की जांच करके उसे आइसोलेट करें फिर रीसेट करें। यानी कहने के मतलब है कि फॉल्ट अगर रहता है तो इसे रीसेट नहीं करें। यदि रीसेट कर भी दिया गलती से तो अगर फिर यानी कि दोबारा गिर जाता है तो उसे दोबारा रीसेट ना करें, यानी फॉल्ट ख़त्म करने के बाद ही उसे रीसेट करें। अब देखते हैं Q30 रिले। Q30 जो है वोल्टेज रिले है। यह वोल्टेज रिले है जो कि TFA के पैरेलल में लगी है। OHE में नो टेंशन या लो टेंशन होने पे डी एनर्जाइज होकर डीजे को ओपन करके सुरक्षा करती है। यानी कि OHE वोल्टेज कम होता है या फिर OHE में करंट नहीं होता है तो फिर डी एनर्जाइज होकर डीजे को ओपन करती है। Q30 का इंटरलॉक ख़राब होने पे BLRDG छोड़ते ही ट्रिप मिलती है। अगर BLRDG क्या होता है कि एक बार यानी कि दबाने के बाद क्या होगा कि लोको एनर्जाइज हो जाता है। अगर Q30 रिले ख़राब होगा तो इसको एक बार दबाने के छोड़ने के बाद क्या होगा, लोको ट्रिप हो जाएगा। तो समझ जाएंगे Q30 रिले ख़राब है। ऐसी हालत में यदि सफलता न मिले तो टीएल संपर्क करें, उसके बाद अनुसार काम करें। अब देखते हैं QCVAR AC/DC। आर्नो के काम की जांच के लिए लगाई गई वोल्टेज रिले है। QCVAR जो है आर्नो के काम के जांच के लिए लगाई गई वोल्टेज रिले है। इस रिले की AC और DC दो क्वाइल होती है। AC क्वाइल आर्नो के W व 0 फेज के साथ लगी है। जैसे ही आर्नो 155 वोल्ट बिजली बनाने लगता है तब QCVAR AC जो है एनर्जाइज हो जाती है और अपने इंटरलॉक द्वारा QCVAR DC को एनर्जाइज करती है। और QCVAR DC अपने इंटरलॉक द्वारा निम्नलिखित 3 काम करती हैं। तो सबसे पहला काम करती है अपर इंटरलॉक द्वारा LSCHBA को बुझाती है। उसके बाद है अपर इंटरलॉक के द्वारा C118 को सही समय पे ओपन करती है, खोलती है। उसके बाद अंडर ट्रैक इंटरलॉक द्वारा Q118 को एनर्जाइज रखकर आर्नो के काम की जांच करती है। तो QCVAR DC अपने इंटरलॉक के द्वारा 3 काम ये करती है। अब देखते हैं दोस्तों ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट। Q100 यानी ऑक्सिलरी स्टार्टिंग रिले है। Q100 कहेंगे। Q100 कौन सा रिले है? तो ऑक्सिलरी स्टार्टिंग रिले है या QTD 100। यदि CCA फ्यूज सही अवस्था में होने पर डीजे बंद करने पर डीजे का N/O इंटरलॉक C118 का क्रोमैटिक इंटरलॉक 5 सेकंड का टाइम डिले रिले होता है, जो क्रोमैटिक इंटरलॉक जो होता है, तथा Q100 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक से रिले Q100 एनर्जाइज होती है। जब यह एनर्जाइज हो जाती है तो इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक
Q100 रिले की ब्रांच से खुल जाता है। Q100 रिले रेजिस्टेंस RQ100 के द्वारा एनर्जाइज बनी रहती है और इसके नॉर्मली ओपन इंटरलॉक पूरे ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट पर बंद हो जाते हैं। सर्किट से संबंधित कॉन्टैक्टर बंद हो जाते हैं और ऑक्सिलरी मोटर चलने लगती हैं, जैसे कंप्रेसर हो गए, ब्लोअर हो गए, सब। दोस्तों इसमें ये दे रखा है कि क्रोमैटिक इंटरलॉक क्या है, तो 5 सेकंड का टाइम डिले रिले है। 5 सेकंड का टाइम डिले करता है क्रोमैटिक इंटरलॉक। इसमें NO का मतलब होता है नॉर्मल ओपन। अब देखते हैं C101, C102 एंड C103 का कंट्रोल सर्किट। BLCP स्विच के क्लोज करने पर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट BLCP बंद हो जाते हैं। Q100 रिले एनर्जाइज रहने पे इसके नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लग जाते हैं तथा HCP की पोजीशन के अनुसार संबंधित C101, C102, C103 ये तीनों जो है क्लोज हो जाते हैं और कंप्रेसर काम करना शुरू कर देता है। ये तीनों कॉन्टैक्टर हैं जो काम करना यानी क्लोज हो जाता है और कंप्रेसर वर्क करना शुरू कर देता है। MR में प्रेशर भरना शुरू कर देता है। जब MR में प्रेशर 9.5 kg/cm² हो जाता है तो RGCP का कॉन्टैक्ट कट आउट होकर कॉन्टैक्टरों को ओपन कर देता है, यानी इन सभी कॉन्टैक्टर को ओपन कर देता है, जिससे कंप्रेसर क्या होता है, वर्क करना बंद कर देता है तथा RGCP के कॉन्टैक्ट कट आउट के द्वारा VEAD एनर्जाइज हो जाता है। जब VEAD एनर्जाइज हो जाता है तो ऑटो ड्रेन वाल्व कुछ समय के लिए MR की हवा की नमी को बाहर फेंकता है। जब प्रेशर 8 kg/cm² रह जाता है तो RGCP कट इन और VEAD डी एनर्जाइज हो जाता है और कंप्रेसर दोबारा कार्य करने लगता है। यानी 8 kg जब हो जाता है तो फिर दोबारा कार्य करने लगता है ऑटोमेटिक। जब VEAD डी एनर्जाइज हो जाता है तब उस समय भी ऑटो ड्रेन वाल्व कुछ समय के लिए MR की हवा को बाहर कर देता है। अब देखते हैं दोस्तों VEUL मॉडिफिकेशन। VLCP स्विच क्लोज करने पे HCP की पोजीशन के अनुसार संबंधित कॉन्टैक्टर क्लोज होकर कंप्रेसर कार्य करने लगते हैं। जब कंप्रेसर की ब्रांच पर प्रेशर 9.5 kg/cm² हो जाता है तो रेगुलेटिंग गवर्नर के इंटरलॉक के द्वारा RGCP रिले कंप्रेसर को बंद कर देती है। तो C101, C102, C103 ये तीनों इंटरलॉक जो हैं, इन तीनों इंटरलॉक के NC यानी तीनों कॉन्टैक्टर के नॉर्मल क्लोज इंटरलॉक रिले जो होता है Q119 को एनर्जाइज कर देते हैं। जब Q119 एनर्जाइज होती हैं तब इसके नॉर्मली ओपन इंटरलॉक VEUL 123 की ब्रांच बंद होकर अनलोडर के वाल्व को एनर्जाइज करते हैं। जब कंप्रेसर के कॉन्टैक्टर बंद होते हैं तब नॉर्मल क्लोज इंटरलॉक रिले Q119 की ब्रांच पर हट जाते हैं, परंतु रिले Q119 5 सेकंड तक डिएनर्जाइज नहीं होती है और कंप्रेसर नो लोड पर काम करना शुरू कर देता है। ब्लोअर के कंट्रोल सर्किट को एनर्जाइज करने की शर्तें। डीजे बंद और रिले Q100 एनर्जाइज अवस्था में होने पर इसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक ब्लोअर के कंट्रोल सर्किट पर लग जाता है। स्विच HVRH, HVMT1, HVMT2 पोजीशन 1 या 3 पर होना चाहिए। यानी ब्लोअर के कंट्रोल सर्किट को एनर्जाइज करने की शर्तें ये हैं कि डीजे बंद होना चाहिए, रिले Q100 और एनर्जाइज अवस्था में होने पर इसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक कंट्रोल सर्किट पर लग जाता है। स्विच HVRH हो गया, HVMT1, HVMT2 जो है इसके पोजीशन जो है 1 या 3 पर होना चाहिए। सेकेंड देखा है, जब VLVMT को बंद करते हैं तब C107 की कॉइल एनर्जाइज होकर कॉन्टैक्टर C107 को बंद कर देती है और MVRH जो है काम करना आरंभ कर देती है। उसके बाद C107 के साथ QTD 105 भी 5 सेकंड बाद एनर्जाइज होकर इसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक भी C105 की ब्रांच पर बैठ जाता है और 5 सेकंड में कॉन्टैक्टर C105 भी बंद हो जाता है और MVMT1 कार्य करना शुरू कर देती है।
इसके साथ QTD 106 भी 5 सेकंड बाद जायज होकर अपना इंटरलॉक C106 ब्रांच पर बैठ जाता है। 5 सेकंड के बाद कॉन्टेक्टर C106 बंद हो जाता है और MBMD2 काम करना शुरू कर देती है। अब देखते हैं दोस्तों MPJ और GR के इंटरलॉक के द्वारा ब्लोअर का चलना। MPJ और GR के इंटरलॉक के द्वारा ब्लोअर का रनिंग करना। यदि स्विच VL-VMT खराब हो जाती है तो लोको पायलट स्विच VL-VMT बंद नहीं करता, तो GR के द्वारा पहली नोच लेने पे ब्लोअर MVRH, MBMT1, MBMT2 ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देंगे। ब्लोअर को बंद करने के लिए MPJ को 0 पर करें और VL-VMT को खोल दें और सुनिश्चित करें कि कॉन्टेक्टर C105, 106, 107 जो है ये ओपन कंडीशन में है। अब देखते हैं दोस्तों फ्यूज तथा गलने पर की जाने वाली कार्यवाही। फ्यूज और उनसे जाने वाली सप्लाई क्या क्या। फ्यूज सबसे पहले दोस्तों इसमें CCPT पेंटोग्राफ का फ्यूज है। इसमें इस सप्लाई कहाँ कहाँ जाता है। CCPT से सप्लाई Q40 में, सबसे पहले Q44 में, Q46, Q50, Q51, Q52, Q118, SWC J1 J2, V1 V2, EV PHGR सभी लाइन कॉन्ट्रैक्टर, सभी शंटिंग कॉन्ट्रैक्टर और VPT1 यानी CCPT फ्यूज से इन सभी रिले कॉन्ट्रैक्टर सभी में सप्लाई जाता है। अब देखते हैं CCLS से सप्लाई कहाँ कहाँ जाता है। CCLS से पायलट लैंप कंट्रोल सर्किट, QRS स्पीडोमीटर और VESA 1 और 2 ये सभी को सप्लाई CCLS के द्वारा जाता है। और CCLF1 यानी CCLF1-2 दोनों तरफ की मार्कर लाइट को सप्लाई देता है CCLF1 एंड 2। अब है CCDJ रिले Q45, C118, MTDJ एंड EFDJ को सप्लाई देता है। कौन? CCDJ। CCLC क्या करता है? दोनों तरफ की कैब लाइट को सप्लाई देता है CCLC और CCLF मार्कर लाइट को सप्लाई देता है। CCLA से ऑटो फ्लैशर लाइट को ऑटो फ्लैशर लाइट और अतिरिक्त पायलट लैंप को सप्लाई देता है। अब देखते हैं CCA से सप्लाई आता है Q100, C101, C102, C103, 105, 106, 107, QTD 105, QTD 106 और VAD 12 को। तो CCA से फ्यूज के द्वारा सभी यानी कॉन्ट्रैक्टर और रिले में सप्लाई जाता है। अब देखते हैं फ्यूज का गल जाना या गल जाने से क्या होता है। यदि कंट्रोल सर्किट का फ्यूज एक बार बदलने पर दोबारा मेल्ट हो जाता है तो स्विच HOBA को ऑफ पोजीशन पर करके फिर कोशिश करनी चाहिए। यदि कंट्रोल सर्किट का फ्यूज एक बार बदलने पर दोबारा मेल्ट हो जाता है तो HOBA को यानी HOBA जो होता है कैब में लगा रहता है, कैब के पास में लगा रहता है, तो HOBA को ऑफ पोजीशन करके फिर से ट्राई करनी चाहिए। उसके बाद केवल कार्रवाई देखते हैं। यदि पायलट लैंप नहीं जलते हैं और UBA भी नहीं दर्शाता है तो बैटरी बॉक्स नंबर 1 में लगे फ्यूज एडिशनल CCBA को बदली करें, एडिशनल CCBA को चेंज करें। यदि फिर भी सफलता नहीं मिलती है तो स्विच HOBA को ऑफ करके फिर से ट्राई करें। यदि पायलट लैंप जल रहे हैं और MCPA कार्य नहीं कर रहा है तो फ्यूज CCBA को चेक करें। यदि पायलट लैंप जल रहे हैं और गाड़ी कार्य करते समय रास्ते में पेंटोग्राफ बैठ जाता है तो फ्यूज CCBA और CCPT को चेक करें। यदि स्विच HOBA को ऑफ करने के बाद भी फ्यूज CCBA CCPT गल रहा है तो पिछली कैब से ट्राई करें। सफलता न मिलने पर लोको को फेल करें। यदि CCA फ्यूज गल जाता है तो फ्यूज CCLS की जांच करें। यदि यह भी गल गया है तो पहले CCLS-A फ्यूज को बदले फिर CCA फ्यूज को बदली करें। नेक्स्ट कार्रवाई, यदि फिर दोबारा CCA फ्यूज गल जाता है, मेल्ट हो जाता है तो स्विच HOBA को ऑफ करके फिर से ट्राई करें। यदि फिर भी गल जाता है तो HOBA को ऑन करके कम से कम कॉन्ट्रैक्टर को जाम करके गाड़ी काम करे तो संबंधित सावधानियों को पालन करें।
यदि HOBA ऑफ करने के बाद भी फ्यूज CCPT गल जाता है तो लोगों को फेल करें। अब देखते हैं दोस्तों, CCPT मेल्ट होने पर की जाने वाली कार्यवाही। मेल्ट हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, HBA को ऑन करते ही हो HBA के टर्मिनल बैटरी कपलर और बैटरी के टर्मिनल को चेक करना है। यदि मेल्ट हो जाता है तो BL बॉक्स अनलॉक करने पर पिछली कैप से लोग को एनर्जाइज करें। पेंटो उठाने पे यदि पेंटो उठाने पर होता है तो फिर पहले HBA को 0 पर करें, फिर ZPT की पोजीशन बदलकर HBA 1 पर करें। सफलता ना मिले पिछली कैप से फिर से ट्राई करें। उसके बाद है BLDJ को बंद करें और पिछली कैप से कोशिश करें। BLRDJ के दबाने पर अगर होता है तो फिर BP2 DJ से ट्राई करें। सफलता न मिलने पे Q45 से ट्राई करें। MPJ को F या R पर करने पर यदि मेल्ट होता है तो J1 J2 के पॉजिटिव तार को खोलकर टैप करें तो J1 J2 को मैनुअली सेट करें। यदि MP को N पर करने पर होता है तो बारी बारी से HVSI1 HVSI2 को 0 पर रखकर कोशिश करें। सफलता न मिलने पर पिछली कैप से कोशिश करें। MP से नॉच लेने पे यदि होता है तो EEC से ट्राई करें। MP से छठा नॉच लेने पर होता है तो क्या करेंगे, छठा नॉच लेने पर होता है तो EVPHGR का तार निकालकर टैप करें और गाड़ी कार्य करें। EEC करने पर होता है तो GR का मैनुअली कंट्रोल करें। यदि MPS के चलाने पे होता है तो MPS का प्रयोग नहीं करें। यदि BPSW के दबाने पर होता है BPSW को बिल्कुल दबाव नहीं दें। यदि MP को P पर रखने पर हो रहा है तो विद्युत ब्रेकिंग नहीं करेंगे। अब देखते हैं हम लोग हेडलाइट व पायलट लैंप RTPR। RTPR क्या है, तो RTPR हेडलाइट का ट्रांसफार्मर है जो R0 से 380 वोल्ट करंट लेकर स्टेप डाउन 32 24 16 यानी 32-24 वोल्ट में चेंज करता है। इसकी सुरक्षा के लिए इसके ऊपर 2 फ्यूज 6 एम्पियर तथा 16 एम्पियर के लगे हुए हैं। यानी RTPR क्या है, तो हेडलाइट का ट्रांसफार्मर है जो R0 से 380 वोल्ट लेके 32 वोल्ट 24 वोल्ट 16 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। और RTPR की सुरक्षा के लिए कितने रिले हैं, कितने फ्यूज है, 2 फ्यूज है। एक फ्यूज 6 एम्पियर का, दूसरा 16 एम्पियर का। जिस लोगों में RTPR लगा है इसको काम पर लगाने के लिए एक टॉगल स्विच ZRT लगाया गया है। इस चीज़ की पोजीशन ऑन होनी चाहिए। हेडलाइट जलाने के लिए ड्राइवर डेस्क पर दोनों कैब में BLPRF तथा हेडलाइट को डिमर करने पर जलाने के लिए BLPRD लगाया गया। तो दोनों कैबों से पिछली वाली हेडलाइट जलाने के लिए BLPRR दोनों कैबों में लगाया गया है। यानी ये देखेंगे कि हेडलाइट को जलाने के लिए कौन सा स्विच है, तो BLPRF डिमर करने के लिए BLPRD और रियर कैब चलाने के लिए BLPRR। यानी फ्रंट के लिए BLPRF यानी कि फ्रंट जलाना है आगे की हेडलाइट BLPRF हेडलाइट के लिए फ्रंट हो जाएगा, और रियर के लिए BLPRR रियर के लिए हो जाएगा, और डिमर करने के लिए BLPRD। ट्विन बीम हेडलाइट। वर्तमान में सभी लोगों में ट्विन बीम हेडलाइट लगाई जा रही है। इसमें दो बल्ब होते हैं। प्रत्येक बल्ब में 2 फिलामेंट होते हैं, जिसमें एक फिलामेंट 100 वाट की तो दूसरा फिलामेंट 90 वाट का होता है। अब है DC टू DC कन्वर्टर। वर्तमान में लगभग सभी लोगों में एक RTPR के साथ DC टू DC कन्वर्टर यूनिट लगाई जा रही है। इस यूनिट का एक चेंज ओवर स्विच लगा हुआ है जिसकी 2 पोजीशन होती हैं, एक मेन होता है, एक स्टैंड बाई होता है। स्टैंड बाई लोको पायलट को लोको का चार्ज लेते समय इन दोनों पोजीशन पर हेडलाइट का जलना सुनिश्चित करना चाहिए। इसकी सुरक्षा के लिए इस यूनिट पर 7 एम्पियर के 2 फ्यूज भी लगे हैं। यह बैटरी की 110 वोल्ट DC को 24 वोल्ट DC में बदलता है, जिसे हेडलाइट जलाने का प्रबंध किया गया है। जिस लोको में RTPR के साथ DC टू DC कन्वर्टर लगा है उस लोको में एक रोटेटिंग स्विच HRTPR लगाया गया है, जो कि स्विच बोर्ड पर या कैब नंबर 2 लोको पायलट के पीछे लगा होता है।
इसकी 3 पोजीशन होती है। HRTPR पोजीशन यानी 0 1। 0 जो होता है DC DC कन्वर्टर RTPR से अलग करना। 0 पोजीशन अगर होता है तो DC टू DC कन्वर्टर को RTPR से काम से अलग करना। अगर 1 पोजीशन पे हो गया तो DC DC कन्वर्टर काम पर तथा RTPR काम से अलग होता है। यदि पोजीशन 2 नंबर पर कर दिया तो RTPR काम पे होता है, DC DC कन्वर्टर आइसोलेट हो जाता है। ऐसे लोगों में हेडलाइट के न जलने पे किए जाने वाले कार्यवाही। इसके किए जाने कार्यवाही निम्नलिखित हैं। सबसे फर्स्ट में है कि स्विच HRTPR के पोजीशन 1 पर होने की तसल्ली करना है, चेक करना है सही से कि 1 पोजीशन पे है या नहीं, और ZRT को ऑन देखना है या नहीं है। सेकंड क्या करना है, DC DC कन्वर्टर पर लगे चेंज ओवर स्विच जो है उसकी पोजीशन बदलकर हेडलाइट चेक करना है। थर्ड है, इस यूनिट पर लगे फ्यूज की भी जांच करना है। इससे भी नहीं होता है तो HRTPR के पोजीशन 2 पर करें। उससे भी नहीं होता है फिर RTPR पर लगे फ्यूज की जांच करें, यानी ज़्यादा करके फ्यूज भी गलते हैं। तो उसके बाद है HRTPR को पोजीशन 2 पर रहने दें और DJ खोलकर पेंटो डाउन कर दें। HBO को 0 पर करें, काउंटर CPR को वैज करके गाड़ी पर काम करें। दोस्तों इसमें कुछ नोट्स दे दिए गए, नोट्स देख लेते हैं। जैसे WFEP4 लोगों में केवल DC DC कन्वर्टर यूनिट लगी है और स्विच बोर्ड पर एक स्विच ZPR लगा है जिसकी 2 पोजीशन ऑन और ऑफ होती हैं। यदि इन लोगों में हेडलाइट ना जले तो स्विच बोर्ड पर लगे ZPR को ऑन पोजीशन में होना सुनिश्चित करें। इन लोगों में RTPR तथा CPR नहीं है, इसीलिए DC DC कन्वर्टर की जांच करना है और संबंधित कार्यवाही करना है। अब देखते हैं दोस्तों कौन से पायलट लैंप कहाँ लगा है, उसका यूज क्या है। LSDJ ये तो कैब में होता है, तो ये पायलट लैंप है, तो पायलट लैंप तो सारे कैब में होता है, पता होगा दोनों कैबों में पायलट लैंप होते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले LSDJ क्या काम करता है। डीजे बंद होने पर रिले QV60 डीएनर्जाइज हो जाती है और लाल पायलट लैंप बुझ जाता है। अब है LSCH में QV61 और QCVR एनर्जाइज होने पे हरा पायलट लैंप बुझ जाता है। LSGR क्या है, पहली नोच लेने पे लाल बत्ती बुझ जाती है। उसके बाद है LSRSI रेक्टिफायर ब्लॉक का कोई टेल फ्यूज के मेल्ट होने जाने पे लाल बत्ती जलती है। LSB रिले Q50 का नजायज होने पे पीली बत्ती बुझ जाती है। तब देखेंगे LSP रिले Q48 का नजायज होने पे लाल बत्ती जल जाती है। LSAF जब BP की लीकेज की दर अधिक हो जाती है तो लाल बत्ती जल जाती है। LSCF यानी BP फ्लो ज़्यादा होता है तो इसमें क्या होता है, लाल बत्ती क्या होता है इंडिकेट कर देता है। लाल बत्ती और पीली बत्ती कोई भी हो सकता है इसमें, ऐसा नहीं कि लाल बत्ती ही रहेगा, तो ये इंडिकेट जरूर करता है। LSOL क्या है, मल्टीपल यूनिट में पीछे लोगों के खराब होने पे नीली बत्ती जल जाती है। LSOL का मतलब LSGRT मतलब मल्टीपल यूनिट में अगला लोगो खराब होने पे नीली बत्ती जल जाती है, इसका संकेत है। LSDBR RB करते समय रिले QVRF के अनजायज होते ही लाल बत्ती बुझ जाती है। अब देखते हैं DJ क्लोजिंग सर्किट, DJ का बंद होना। क्लोज करने की शर्तें क्रमबद्ध पूरा होना आवश्यक है। सबसे पहले क्या है, HBA पोजीशन 1 पर। HBA पोजीशन 1 पर बैटरी का वोल्टेज 90 वोल्ट से अधिक होना चाहिए। ER का प्रेशर 6.5 kg पर cm² से अधिक होना चाहिए। अब आइए देखते हैं DJ क्लोज करने की शर्तें क्या क्या हैं। तो ER का प्रेशर 6.5 kg यानी 6.5 kg पर cm² से अधिक होना चाहिए। इसके बाद है CCBA, CCPT, CCDJ फ्यूज सही अवस्था में होना चाहिए। अगर ये तीनों फ्यूज सही अवस्था में नहीं है तो क्या वो लोको एनर्जाइज नहीं होगा। उसके बाद Q118 रिले एनर्जाइज होना चाहिए, Q45 रिले एनर्जाइज होना चाहिए, Q44 रिले एनर्जाइज होना चाहिए और C118 कंडक्टर बंद होना चाहिए। तो ये तीनों रिले क्या एनर्जाइज होना चाहिए और C118 रिले बंद होना चाहिए, तब जाके लोको एनर्जाइज होगा यानी कि DJ क्लोज होगा। उसके बाद है कि EF DJ और MT DJ कॉइल एनर्जाइज होने चाहिए। Q118 रिले एनर्जाइज होना।
जब HBA को 1 पर रखते हैं तब Q118 रिले नाजायज हो जाती है। जो निम्नलिखित रास्ता आने की शर्तें हैं। इनकी शर्तें ये हैं कि CCBA और CCPT फ्यूज सही कंडीशन में होना चाहिए। कॉन्टेक्टर C118 यानी C118, C105, C106, C107 ओपन कंडीशन में होना चाहिए। रिले Q44, Q46 डी एनर्जाइज अवस्था में होना चाहिए। GR 0 पर होना चाहिए। जैसे ही रिले Q118 एनर्जाइज होगी, इसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक रिले Q44 की शाखा पर क्लोज हो जाता है। Q45 रिले एनर्जाइज होना। डीजे बंद करने के लिए जब BL डीजे ऑन करने के बाद BL RDJ दबाते हैं तो रिले Q45 एनर्जाइज होती है। तो फिर निम्नलिखित शर्तें पूरी हैं। तो अगर ये शर्तें पूरी हैं तो फिर क्या हुआ, CCPT फ्यूज सही अवस्था में होना चाहिए। ZPT पोजीशन 1 या 2 पर होना चाहिए। GR 0 पर होना चाहिए। BP1 डीजे समान अवस्था में होना चाहिए, नॉर्मल कंडीशन होना चाहिए। और Q45 का नाजायज होने पे इसके यानी कि N/1 इंटरलॉक रिले Q44, C118 और Q30 की ब्रांच पे क्लोज होना चाहिए। ये नॉर्मल ओपन दे रखा है ये। अब देखेंगे रिले Q44 का एनर्जाइज होना। जैसे ही रिले Q118 और Q45 एनर्जाइज होती हैं तो इनके नॉर्मली ओपन इंटरलॉक रिले Q45 की ब्रांच पर बंद हो जाते हैं। इससे निम्नलिखित शर्तें पूरी हैं तो रिले Q118 और Q45 एनर्जाइज होनी चाहिए। GR 0 पर होना चाहिए। रिले Q44 एनर्जाइज होने से उसका नॉर्मल ओपन इंटरलॉक MT डीजे C118 व EF डीजे की कॉमन ब्रांच पर क्लोज हो जाता है और नॉर्मल क्लोज इंटरलॉक Q118 की ब्रांच पर ओपन हो जाता है, खुल जाता है। अब देखते हैं C118 का क्लोज होना। जैसे ही BL RDJ दबाते हैं तो निम्नलिखित कंडीशन पूरी होने पे C118 पिकअप हो जाता है। कंडीशन क्या क्या है, रिले Q118, Q45, Q44 एनर्जाइज होना चाहिए और रिले QCVAR भी डी एनर्जाइज अवस्था में होनी चाहिए। C118 118 क्लोज होने पर इसके नॉर्मली ओपन इंटरलॉक EF डीजे की ब्रांच में क्लोज हो जाता है और नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक Q118 की ब्रांच पे ओपन हो जाता है। अब देखते हैं EF डीजे सहायक कॉइल है, इसके एनर्जाइज होना। C118 क्लोज होने पे इनके नॉर्मली ओपन इंटरलॉक EF डीजे की ब्रांच पे क्लोज हो जाता है और EF डीजे एनर्जाइज हो जाती है। इसकी शर्तें क्या क्या है, CC डीजे फ्यूज सही कंडीशन में होना चाहिए। Q44 रिले एनर्जाइज और सभी सुरक्षा वाले रिले डी एनर्जाइज होना चाहिए। रिले QP डीजे क्लोज होना चाहिए और C118 भी बंद रहना चाहिए। अब देखते हैं MP डीजे का एनर्जाइज होना। Q44 रिले एनर्जाइज होनी चाहिए। इसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक MT डीजे की ब्रांच पे बंद हो जाएगा और MT डीजे एनर्जाइज हो जाएगी। इसकी शर्तें क्या क्या हैं, CCPT फ्यूज गुड कंडीशन में होना चाहिए। रिले Q44 एनर्जाइज होना चाहिए। सभी सुरक्षा वाले रिले जो डी एनर्जाइज होना चाहिए और QP डीजे एनर्जाइज होना चाहिए। RS 6.5 से 8 kg/Siemens करना चाहिए। एक बार EF डीजे और MT डीजे एनर्जाइज होने पर डीजे बंद हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आगे आने वाले वीडियो में हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।